हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहा था। उसी में न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे। ये अगला न्यूमेरिकल है उसी टॉपिक पर। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम QE कहते हैं। ओके, तो एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका खुद का कुछ मास होगा, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा जो कि इसके वेट के बराबर होगा mg, और इसको प्रिवेंट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड मान लो E है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो कि Q इंटू E के इक्वल होगा। ओके, अब वो कह रहा है कि प्रिवेंट करना है ये नीचे ना जाने पाए, मतलब mg और QE ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी गई है 100 वोल्ट पर मीटर। इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज 1.6 × 10⁻³ ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड आउट बाय द ऑयल ड्रॉप। ओके, बहुत आसान सवाल है। ठीक, तो फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? QE मस्ट बी इक्वल टू mg। QE mg के इक्वल होना चाहिए। Q into E for electric field that is 100 volt per meter. M is given 1.6 × 10⁻³ ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम में हो गया, और G की वैल्यू 10 ले लो। ओके, ठीक है। अब उसने कहा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाया था कि Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है। ओके, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक, विजिबल है? चलिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा N इंटू E। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10। ओके, अब इसमें आप चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हो इसको। ओके, अब यहां से देखिए, अगर तो ये 1.6 और ये 1.6 कैंसिल हो गया, यहां पे बचा n इंटू 10⁻⁷। ओके, इज इक्वल्स टू 10⁻⁵। यहां से सॉल्व करो तो n हो गया 10⁻⁵ अपॉन 10⁻17। इसको ऊपर लेके जाओ तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻17 प्लस का होगा तो n आ गया 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन्स ये ऑयल ड्रॉप कैरी कर रहा होगा। बहुत इजी सवाल है बट कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो यहां पे देख लो, ऑयल ड्रॉप थी फॉर इक्विलिब्रियम। नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो मैंने इक्वेट कर दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा था कि Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है, जहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और स्मॉल e चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वैल्यू हमने पुट की, तो N की वैल्यू निकल के आई 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक, तो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है, सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ स्मॉल l। ठीक, द स्फीयर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज q। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड लग रही है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम due to electrostatic force acting on the sphere, neglecting effect of gravitational force। ओके, तो एक सिंपल पेंडुलम है, ऐसा अरेंजमेंट है पेंडुलम का। ठीक, इसका मास m है। ओके, तो अगर मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा है कि निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको निग्लेक्ट कर दिया।
ठीक है, अब पहले थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम में पेंडुलम टू एंड फ्रो इस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है और इसके एक ऑसिलेशन में लगे हुए टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जब ये पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है या फिर ये अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा होता है तो एक फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा होता है जो इसको इसकी मीन पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि अगर एक मास अटैच हो स्प्रिंग से बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर, तो अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, इस तरफ ले जाता है तो एक फोर्स इसको रिस्टोर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो आप ये देखोगे, एक्सपेरिमेंटली ये देखोगे कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेकिन जो हमने ये अप्लाइड फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स दूसरी तरफ लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगता है। लेकिन आप ये देखो कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट लगता है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन हम लगाते हैं। ओके, तो यहां से या फिर यहां से अगर थोड़ा और इसको रिलेट कर पा रहे हो या फिर इसको कहें तो एक ही बात है। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, एक फोर्स कंटिन्यूअसली लगता है जो इसको रिस्टोर करने की टेंडेंसी रखता है या मीन पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना होता है, 11th में आपने ऑसिलेशन पढ़ा होगा, सबसे पहले तो ये प्रूफ करना रहता है कि क्या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस होता है टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको क्यों सिंपल बोलते हैं आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा 11th में। n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, तो सिंपलेस्ट वैल्यू 1 आती है, तो f इक्वल्स टू -kx। ये हम लेते हैं सिंपलेस्ट इक्वेशन, इसलिए ये हो गया सिंपल वर्ड हमने यूज किया। हार्मोनिक का मतलब टू एंड फ्रो होता है और मोशन तो आप जानते ही, पोजीशन चेंजिंग। तो पहली कंडीशन है एसएचएम को प्रूव करने के लिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होना चाहिए निगेटिव के साथ। मतलब अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो ma is equals to -kx, है ना। a is equals to -k/mx। k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और यहां से अगर आप देखो तो a is proportional to -x, ये भी। तो ये दो कंडीशन हमें प्रूव करनी रहती है किसी पार्टिकल को अगर वो एसएचएम कर रहा है ना। अब देखो, ये हमेशा नेगेटिव बना रहे, इसके लिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां पर एक हम कांस्टेंट लिखते हैं माइनस ये ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा एक कांस्टेंट है, स्क्वायर इसलिए लगाते हैं कि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव बना रहे, कभी नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ये एसएचएम की कंडीशन हो नहीं पाएगी। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, एक्सेलरेशन उसके नेगेटिव में प्रोपोर्शनल में हो, है ना। ये कंडीशन है एसएचएम की। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो पाती है तो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 2π/ओमेगा। ओके, ये 2π/ओमेगा, ओमेगा यहां से हम यूज करेंगे। तो हमें बेसिकली निकालना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड ही निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। ओके, विजिबल है ये जो मैंने लिखा? ठीक है, चलिए अब देखिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देना है, मतलब वेट को कंसीडर नहीं करना है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग क्योंकि इसको मैं रब कर दूंगा। चलिए देखिए, ठीक, m मास है। मान लो कुछ टाइम बाद ये इसकी लेंथ l है, दिया गया है स्ट्रिंग की लेंथ। कुछ टाइम बाद ये एंगल थीटा डिस्प्लेस होकर यहां आ जाता है। लेंथ तो l ही रहने वाली, ये एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो और इस पे चार्ज जो है वो q है, देखो
द स्फीयर कैरीज चार्ज Q, इस पे Q चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि होगा Q इंटू E। ओके, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, इसको ऐसे कर दें, तो ये देखो दो पैरेलल लाइन हो गई है ट्रांसवर्स, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा थीटा के साथ, QE cos थीटा। ओके, ठीक है, QE cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी QE sin थीटा। ठीक, फिर से बना देता हूं बॉल को, इस पे एक कंपोनेंट इस तरीके से मैं रिजॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये QE लग रहा है, तो इधर आएगा QE cos थीटा, थीटा के साथ cos आता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा होगा, और इधर आता है QE sin थीटा। ओके, ठीक, तो यहां अगर आप देखो इस डायग्राम से, तो यहां जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना, ये x डिस्टेंस मान लो यहां से डिस्प्लेस हुआ है, ये बात ध्यान रखिए, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, QE sin थीटा। मान लो रिस्टोरिंग फोर्स Fr है, मान लो रिस्टोरिंग फोर्स F है, Fr मान लो, तो वो माइनस साइन के साथ रिस्टोरिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है ऐसा मैंने नहीं कहा, ऑब्जेक्ट इधर और जा सकता है, ये कोई x पोजीशन पे है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे होता तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम एम्पलीट्यूड लेते, है ना, तो कोई एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, किसी x पोजीशन पे ये पार्टिकल लाई कर रहा है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस QE sin थीटा। अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, ठीक, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है और हमने माना कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है मीन पोजीशन से, तो साइन थीटा लगभग इक्वल होता है थीटा के। ओके, तो थीटा को अगर हम निकाल लें यहाँ पर, तो थीटा एंगल है, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर सीधे साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भी यही आएगा। तो x अपॉन l, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन l। ओके, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ऊपर का मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हो गया माइनस QE x अपॉन l। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस QE l x, है ना। आप चाहो तो इसको और ब्रेक कर सकते हो, m इक्वल्स टू माइनस QE l x। ओके, यहां से अगर a निकालो तो माइनस QE m l और x, ये आ गया। और एसएचएम की कंडीशन मैंने बताई थी, एक्सेलरेशन निगेटिव प्रोपोर्शन के साथ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। अगर यहां देखो तो चार्ज इस बॉडी पे फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ये रखा गया वो भी फिक्स है, मास भी कंजर्व है और लेंथ भी कांस्टेंट रहने वाली है, तो ये टर्म क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो आप इसको लिख सकते हो a इक्वल्स टू, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तभी यहाँ पे निगेटिव साइन बनेगा। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर हम लेंगे तो उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे निगेटिव साइन बना रहेगा, इनटू x। ये कंडीशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये पार्टिकल, ये जो मास है एसएचएम कर रहा होगा, यहाँ से प्रूफ होता है। और यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, वो QE अपॉन ml है हियर इन दिस केस। ओके, तो हमें ये कंडीशन प्रूफ हो गई कि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो हम, यहाँ नीचे रख कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा आपने, इसको रख करता हूं, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओके, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, सो टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक ही बात है, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट QE अपॉन ml। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन QE। ठीक, ये टाइम पीरियड हो गया, E इधर। ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों,
नोट कर लेंगे यहां तक। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है देखो, इस क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11th में जो आपने पढ़ रखा होगा, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ओके, और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक, देखिए अगर किसी पार्टिकल को, मैं अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को एक बार ब्रीफ करता हूं। किसी एंगल पे किसी वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है तो उसका ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके का निकल के आता है। इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी निकालते हैं, है ना। अगर आप थीटा एंगल है तो थीटा यहां पर आता है, अल्फा एंगल है तो अल्फा आता है, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं और प्रूफ करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक होती है। कैसी होती है? पैराबोलिक। पैराबोलिक रिलेशन होने के लिए y और x में क्वाड्रेटिक रिलेशन होना चाहिए, जो कि इस इक्वेशन में आता है। तो ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा, ओके। यहां स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक वापस आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक वापस आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अगेन टू रीच द हॉरिजॉन्टल, यहां से यहां तक, ओके। मतलब y इस केस में 0 होता है। जितना भी टाइम लगा, y एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस इक्वेशन को देखें y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर, तो यहाँ पे y 0 आएगा। समझ में आ रही बात? इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, x ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो समय लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ये पता होना चाहिए। यहाँ से लेके ये जो हाइट होती है इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है इसको हम रेंज कहते हैं। चूंकि u किसी थीटा एंगल पे फेंका गया था तो इधर एक कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा u sin, सॉरी एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। g हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा हाइट में, इसलिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन इस केस में नहीं है। अभी जो मैं केस डिस्कस करने वाला हूं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ओके। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। ध्यान रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, और अगर नहीं आता तो 11th की बुक ओपन करेंगे और उसको ठीक से पढ़ेंगे, ओके। चलिए ठीक, देखो क्वेश्चन दिया गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, अ चार्ज पार्टिकल Q, लिख सकते हो, थ्योरी भी लिख सकते हो। अ चार्ज पार्टिकल Q is thrown with velocity v naught and making an angle alpha with the horizontal, okay, ठीक है। A particle of mass small m and charge Q is thrown with initial velocity v naught at an angle alpha with the horizontal, full stop, okay। आगे लिखा हुआ है in space there exists an electric field। जिस स्पेस में इसको थ्रो किया गया है वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है which is making an angle of बीटा विद द वर्टिकल, ओके। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जो वर्टिकल के साथ बीटा एंगल पर लग रही है। अगर हम वर्टिकल के साथ इसका एंगल देखें तो ये बीटा एंगल पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक, समझ गए। इस केस में आपको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा एंड रेंज। मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके पार्टिकल इस तरीके से जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसमें, और रेंज ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसको रेंज कहते हैं, ठीक। तो बच्चों क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए। एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q है और इस पार्टिकल का मास m, ठीक। इसको थ्रो किया गया है एक एंगल अल्फा पर, जब ये जाएगा, है ना,
तो जिस स्पेस में ये रखा हुआ है उस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जो वर्टिकल के साथ बीटा एंगल पे है, डाउनवर्ड नहीं लग रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बट एंगल वर्टिकल के साथ बीटा बना रही है। ओके, सीधे डाउनवर्ड लग रही होती तो अलग बात थी। ठीक, तो कहा गया है कि बताओ इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो यहां पर मैं बताता हूं, इसको रफ कर देता हूं। देखिए यहां से ई एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही, तो उस और ये बीटा है, ई सॉरी ई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बीटा एंगल पे लग रही, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा ई साइन बीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस बीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो किसी चार्ज पर वो क्यू ई के बराबर होता है, तो इधर हो गया फोर्स लगने वाला क्यू ई कॉस बीटा और इधर हो गया क्यू ई साइन बीटा। ओके, मींस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू इन एक्स डायरेक्शन वो होगा क्यू ई साइन बीटा, और फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन दैट इज क्यू ई कॉस बीटा। और ये किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। यहां से क्लियर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर कहीं फोर्स लगता है तो वहां पर एक्सेलरेशन भी सेट होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी होगा। तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन मास, तो ये हो जाएगा क्यू ई साइन बीटा अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन लग रहा होगा एक्स डायरेक्शन में। ओके, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो क्या होगा? क्यू ई कॉस बीटा अपॉन मास, भाई फोर्स इन वाई डायरेक्शन अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, और मास इसका m है, मास डाउनवर्ड लग रहा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर उसने नहीं कहा कि ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट करेंगे, तो ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए mg वेट भी इसका नीचे लग रहा होगा और वेट की वजह से g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, तो वो जुड़ जाएगा इसके साथ। तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा इन y डायरेक्शन वो ये होगा। क्लियर है ये बात? g की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन सेट होगा। ओके, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए अब पहला निकालना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, एंड अगेन रीच टू द सेम पॉइंट, अगेन रीच टू द सेम पॉइंट भी हो सकता है अगर वर्टिकल मोशन है, या सेम लेवल भी हो सकता है। मींस अगर हमने इसे सीधे फेंका होता तो यहां से यहां तक जाता और या वापस आ जाता इसी पॉइंट पे, तब ये होता था टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर इस एंगल पे फेंका तो सेम लेवल पे आ जाए, तो लगा हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इस केस में y क्या होगा? इन दिस केस y क्या होना चाहिए? 0। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। y इक्वल्स टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर, वेयर t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रही बात? ओके, ठीक है। और यहां पे वो कह रहा है कि y 0 होना चाहिए, तो 0 रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज, देखो यहां पे अब इस v नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, एक x डायरेक्शन में v नॉट cos अल्फा और एक y डायरेक्शन में v नॉट sin अल्फा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v नॉट sin अल्फा इनटू t। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मोशन अपवर्ड, g डाउनवर्ड, तो हम माइनस ले सकते हैं, माइनस हाफ। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आप लिख सकते हो, अभी यही लिखा है तो ay t स्क्वायर, इस माइनस साइन को इधर ले आते हैं, तो हाफ ay t स्क्वायर v नॉट sin अल्फा t, एक t कट गया। अब ये ध्यान रखेंगे कि अल्फा t एंगल में नहीं है, t इनटू में है ना, इस एंगल में मत मान लेना, नहीं तो ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते। ओके, तो यहां से t कैंसिल हो गया, इसको नोट कर लेंगे, मैं रब करूंगा, यहां तक नोट करेंगे। ओके, चलिए इधर का रब, ठीक है। अगर यहां से देखो, यहां से अगर t निकालो, देखो ay इंटू टी अपॉन 2 इक्वल्स टू v नॉट साइन अल्फा है। अगर t निकालो यहां से तो 2 v नॉट साइन अल्फा, है ना, अपॉन ay, और ay की वैल्यू रख दो,
2v0 sin अल्फा अपॉन QE cos बीटा अपॉन m प्लस जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नोट कर लेंगे और कहीं डाउट है तो हमें बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलिए अब इसको रब कर देता हूं। दूसरा टर्म जो निकालना था वो था रेंज, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैंने बात की थी, मैंने कहा था एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अपॉन मास। इस तरफ तो फोर्स लग रहा था QE साइन बीटा अपॉन m। ये फोर्स लग रहा है। जैसा कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन नहीं था, इसलिए हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वहां से डिस्टेंस निकाल ली थी। ये यहाँ पे जाके कहीं फॉल होगा तो ये डिस्टेंस निकालनी, यही रेंज होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है तो आप सिंपल इक्वेशन स्पीड इक्वल्स टू या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लगा सकते। ओके, क्योंकि यहाँ एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है तो हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन अंडर एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन होती है उसको यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वही रेंज है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 cos अल्फा और टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकला है वो यहां रख देंगे। ओके, 2v0 sin अल्फा अपॉन QE cos बीटा अपॉन m प्लस जी। ओके, ये हो गया t की वैल्यू प्लस, देखो ये यहाँ पे आ नहीं पाएगा इसलिए मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए r इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v0 cos अल्फा और टाइम कितना लगा टाइम ऑफ फ्लाइट वो यहाँ पे लिख देंगे 2v0 sin अल्फा अपॉन QE cos बीटा अपॉन m प्लस जी। तो पहला टर्म हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन QE sin बीटा अपॉन m। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी और t स्क्वायर मतलब इनटू में ही है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ t स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर 2v0 sin अल्फा अपॉन QE cos बीटा अपॉन m प्लस जी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन जरूर है बट यही रेंज का आंसर है, ये रेंज होगी। ओके, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी जरूर है ये वाला बट यहाँ पे तो सिंपल टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख देना है। ओके, तो हमने यहाँ पे वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होता है। ओके, यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन सेटअप होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछेंगे बच्चों। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन के कुछ क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।